हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम आपके साथ में डिस्कस करते हैं पॉलिटी यानी कि संविधान। भारतीय संविधान को हम लोग पढ़ते हैं। संविधान में कल मैंने संविधान की शुरुआत की थी। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि संविधान क्या होता है। संविधान में मैंने शुरुआत की थी कि भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ, क्या क्या कारण थे, किस प्रकार से भारत में अंग्रेज़ों ने अपना शासन किया और शासन के साथ साथ अंग्रेजी सरकार यानी अंग्रेज़ों के समय हमारे संविधान का विकास किस प्रकार से हुआ, कल ये सीखा था। तो कल जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था उसको 2 मिनट में पहले हम रिवाइज कर लेते हैं, इसके बाद में हमारी आगे क्लास कंटिन्यू रहेगी। तो कल पढ़ा था कि जो ब्रिटिश सरकार थी इसने भारतीय संविधान के विकास को 2 रूपों में बांटा था। एक तो कंपनी का शासन था और दूसरा था क्राउन का शासन। कंपनी के शासन की बात करेंगे तो कंपनी का शासन हमारा शुरू होता है 1773 से लेकर 1857 तक, और इसके बाद में 1858 से लेकर 1947 तक क्राउन का शासन चलता है। इसके बाद में 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर ने एक ग्रुप तैयार किया जिसे एडवेंचर्स ग्रुप के नाम से जाना गया, और उस ग्रुप को 15 साल के लिए एग्रीमेंट किया गया कि भारत में जाकर आपको बिजनेस करना है, व्यापार करना है। और उस ग्रुप को भारत भेजा जाता है और भारत में आकर अपना सबसे पहले भारत में बात करेंगे कि फैक्ट्री स्थापित कहाँ की थी। सबसे पहले सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। कब की थी? 1613 में। यानी कि अंग्रेज़ों के द्वारा भारत में खोली जाने वाली पहली फैक्ट्री कहाँ पर थी? सूरत में थी। और कब खोली गई? तो 1613 में खोली गई। इसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लंदन में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को होती है, जिसमें बात करेंगे कि कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो कुल सदस्य 217 थे। और इसमें धनराशि यानी कि इसमें पैसा कितना लगा था, तो इसमें पैसे की बात करेंगे 30,133 पाउंड की धनराशि लगाई गई थी। इसके बाद में भारत में अपना बिजनेस शुरू कर देते हैं, व्यापार शुरू कर देते हैं। उस समय भारत में जब व्यापार इन्होंने शुरू किया 3 प्रेसिडेंसियों में शुरू किया था, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। इसके बाद में यहाँ पर बंगाल, मद्रास और बॉम्बे की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर एक गवर्नर, एक डिप्टी गवर्नर और 24 अन्य सदस्य को नियुक्त किया गया, जो आगे चलकर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहलाए। इसके बाद में 1726 का चार्टर एक्ट आता है। इस एक्ट में जो गवर्नर था, इस गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों में कानून बनाने का अधिकार ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा प्राप्त किया गया। इसके बाद में 1757 का प्लासी का युद्ध होता है, और इस युद्ध से ही अंग्रेजों की भारत में पकड़ हो गई थी। और ये जो 1757 का युद्ध हुआ था, यहीं से अंग्रेजों ने डिसाइड किया था कि भारत में किस प्रकार से हमें शासन करना है, क्योंकि इनकी मंशा पहले व्यापार करने की थी। जब 1757 का प्लासी का युद्ध होता है तो इनकी मंशा कुछ बदलती है। 1757 के युद्ध की बात करेंगे, जो प्लासी के युद्ध के नाम से जाना गया, ये किसके किसके मध्य हुआ था। तो एक तरफ हमारे बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, और दूसरी तरफ ब्रिटिश गवर्नर की बात करेंगे तो रॉबर्ट क्लाइव था। इन दोनों के मध्य में 1757 का जो प्लासी का युद्ध होता है, इस प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव विजयी होता है। यहाँ पर बंगाल का जो नवाब होता है सिराजुद्दौला, ये यहाँ पर पूरी तरह से क्या होता है, हार जाता है। और 1765 से लेकर 1772 तक यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव ने भारत को खूब लूटता है। इसके बाद में 1773 का चार्टर एक्ट आता है। 1773 के चार्टर एक्ट में क्या होता है, इसमें इसी के तहत भारत में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में की जाती है, जिसमें 4 सदस्य थे। जिसमें मुख्य न्यायाधीश की बात करेंगे तो इम्पे साहब थे, और 3 अन्य थे, लॉर्ड्स लिम्बर्ट्स।
इस प्रकार से इसमें 4 सदस्य हुआ करते थे, एक हाइट था, लिम्बर्स था और एक और होता है। इस प्रकार से 4 इसमें 3 अन्य सदस्य, जबकि लॉर्ड इम्पे की बात करेंगे तो ये मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। इसके बाद में बताया था कि 1773 का जब चार्टर एक्ट आया था उस समय ब्रिटेन के अगर प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ साहब थे। और उस 1773 का जो चार्टर था इसको बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो बनाया था एक गुप्त समिति के द्वारा इस चार्टर एक्ट को बनाया गया था। इतना मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था और आपने बहुत अच्छे से पढ़ा था। उम्मीद है कि पिछला लेक्चर समझ आया होगा। और आज हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट, यानी कि उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे 1781 का जो चार्टर एक्ट आया था इसमें कौन कौन सी बातें बताई गई थी इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो 1781 की बात करेंगे। जो 1781 में चार्टर एक्ट आया था इस एक्ट में कौन कौन सी बातें बताई गई। 1781 के चार्टर एक्ट की बात करेंगे तो सबसे पहले इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे कहा जाता है संशोधनात्मक अधिनियम। 1781 के चार्टर एक्ट को इस नाम से भी जाना जाता है। और इसमें क्या हुआ? 1781 का चार्टर एक्ट क्यों बनाया गया? क्योंकि 1773 के चार्टर एक्ट में कुछ कमियां रह गई थी। उन कमियों को दूर करने के लिए 1781 का चार्टर एक्ट बनाया गया, यानी कि 1773 का जो अधिनियम था उसमें सुधार किया गया। और इसमें क्या हुआ? कलकत्ता सरकार को बिहार और उड़ीसा, जो कलकत्ता सरकार थी, कलकत्ता सरकार को बिहार और उड़ीसा के लिए विधि यानी कि कानून बनाने का अधिकार दिया गया। इसमें बात की जाती है कि जो कलकत्ता सरकार थी, कलकत्ता सरकार को एक कानून बनाने का अधिकार दिया जाता है। कहाँ पर? बिहार और उड़ीसा में। अब कलकत्ता सरकार कलकत्ता के साथ साथ बिहार और उड़ीसा में भी कानून बनाएगी। और इसमें क्या हुआ? वारेन हेस्टिंग्स की बात करेंगे, इस पर कुशासन का आरोप लगाया गया। जो वारेन हेस्टिंग्स था, जो कि यहाँ की गवर्नर था, इस पर क्या लगाया गया? कुशासन का आरोप लगाया गया। और कुशासन का आरोप इस पर किसने लगाया था? 3 लोगों ने लगाया था। इस पर कुशासन का आरोप 3 लोगों ने लगाया था, जिसमें कि पहले थे नंद कुमार, दूसरे थे चैत सिंह और तीसरे का नाम है घसीटी बेगम। इन तीनों ने इस पर कुशासन का आरोप लगाया, जिससे वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया? गुस्से में आकर के, क्योंकि गवर्नर था ही था, इसने क्या किया? 1784 में नंद कुमार को इसने क्या किया? फांसी दिलवा दी। वारेन हेस्टिंग्स पर जब 3 लोगों ने कुशासन का आरोप लगाया तो इससे खफा होकर इसने नंद कुमार को फांसी लगवा दी। कब लगवाई? 1784 में फांसी दिला दी। इसके बाद जब इसे फांसी हो जाती है तो भारत में अनेक प्रकार के लोग आपस में इस पर, ब्रिटिश गवर्नमेंट पर अनेक प्रकार की आरोप लगाने लगते हैं। तो जिस कारण से अब ब्रिटिश सरकार को इसे वापस बुलाना पड़ता है। इसीलिए 1784 में एक एक्ट आता है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि 1784 के एक्ट को किस नाम से जाना जाता है? याद रखेंगे, पीट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पीस्ट इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापार और प्रशासन को अलग किया गया। 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट में सबसे पहला काम कौन सा किया गया? सबसे पहला काम ये किया गया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसमें जो व्यापार और जो प्रशासन है इन दोनों का पृथक किया गया, यानी इन दोनों को अलग किया गया। अभी तक क्या था कि जो एक्ट थे उनमें कंपनी का व्यापार हो या प्रशासन हो, दोनों एक साथ चला करते थे, लेकिन 1784 में इन दोनों को पृथक किया गया, दोनों को अलग किया गया। साथ ही साथ इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की जाती है।
इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में बात करेंगे तो टोटल कितने सदस्य थे, तो इसमें 6 सदस्य हुआ करते थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना 1784 ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत होती है। इसमें कुल मिलाकर 6 सदस्य हुआ करते थे। ब्रिटेन में एक कोर्ट की स्थापना भी की गई और जब यहाँ पर वारेन हेस्टिंग्स पर कुशासन का आरोप लगाया जाता है, साथ ही साथ नंद कुमार को फांसी भी दिलाई जाती है। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं भारतीयों में आक्रोश था और ब्रिटिश गवर्नमेंट जानती थी कि अगर ये कुछ ऐसा कानून नहीं बनाया गया तो भारत में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। इसलिए इन्होंने क्या किया कि ब्रिटेन में जाकर एक कोर्ट की स्थापना कर दी और ये कहा गया, भारतवासियों से कहा गया कि भारत का कोई भी केस यहीं पर भेजा जाएगा। अगर भारत में किसी भी व्यक्ति को दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, वो डायरेक्ट ब्रिटेन आ सकता है और अपनी बातों को रख सकता है। तो इसमें ये भी काम किया जाता है कि ब्रिटेन में एक कोर्ट की स्थापना की जाती है। किसके लिए, किनके लिए, भारतीयों के लिए। और इसमें काम क्या किया गया, और इसमें जो कार्यपालिका थी और जो न्यायपालिका थी, इन दोनों को भी क्या किया गया, अलग किया गया। कार्यपालिका को अलग किया गया, न्यायपालिका को अलग किया गया। अभी तक दोनों एक साथ काम किया करते थे और इस एक्ट के तहत कार्यपालिका न्यायपालिका को अलग किया गया। कार्यपालिका काम अलग दिया गया और न्यायपालिका को काम अलग दिया गया। साथ ही साथ 1785 की बात करेंगे। अब वारेन हेस्टिंग्स को वापस बुलाना पड़ा क्योंकि भारतीयों में कहीं ना कहीं आक्रोश आ गया था, क्योंकि यहाँ पर नंद कुमार की क्या हो गई थी, फांसी दिलाई थी। किसने, इसी ने दिलाई थी, वारेन हेस्टिंग ने दिलाई थी। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को इसे वापस बुलाना पड़ता है, तो 1785 में इसे वापस ब्रिटेन बुला लिया गया और इसकी जगह किसको भेजा गया, इसकी जगह भेजा गया था अडबंडबर्ग को बनाया गया। यानी कि ब्रिटेन इसको वापस बुलाया गया और इसकी जगह किसकी नियुक्ति होती है, अडबंडबर्ग को इसकी जगह नियुक्त किया गया। और इसी ने क्या किया, भारत में देखा तो इसे लगा कि भारत पर इसने वाकई में कुशासन किया है, तो इसने क्या किया, अडबंडबर्ग की बात करेंगे, इसने वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग लगा दिया। और ये एकमात्र गवर्नर, भारत में एकमात्र गवर्नर जिस पर महाभियोग लगाया गया, उसका नाम क्या था, उसका नाम याद रखेंगे, वारेन हेस्टिंग्स। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का एक कौन सा प्रथम या भारत का एक कौन सा एकमात्र गवर्नर है जिस पर महाभियोग लगाया गया, तो याद रखेंगे उसका नाम क्या है, उसका नाम वारेन हेस्टिंग्स था। और इसमें किसने लगाया था, तो अडबंडबर्ग ने इस पर महाभियोग लगाया था। उम्मीद है 1781 का जो चार्टर एक्ट है और 1784 का जो चार्टर एक्ट है ये समझ आया होगा। अब हम बात करेंगे 1793 चार्टर एक्ट की बात करेंगे। इसमें कौन कौन सी खास बातें थी, तो याद रखेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो 6 सदस्य हुआ करते थे उनका वेतन अब भारतीय राजस्व दिया जाएगा। अभी तक जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के 6 सदस्य हुआ करते थे, इनको जो वेतन दिया जाता था वो ब्रिटेन के द्वारा दिया जा रहा था। लेकिन इस 1793 की बात करेंगे, इस एक्ट में ये कहा गया कि जो भी व्यक्ति, ये जो 6 सदस्य हैं, इनको जो वेतन दिया जाएगा, जो सैलरी दी जाएगी, वो ब्रिटेन से ना देकर भारतीय राजस्व से, यानी भारत से ही लेकर के इनको दिया जाएगा। ब्रिटेन से इन्हें पैसा नहीं दिया जाएगा, भारतीय राजस्व से अब इन्हें क्या दिया जाएगा, वेतन दिया जाएगा। और यहीं से क्या होता है, लिखित विधियों द्वारा शासन शुरू हो जाता है। अभी तक शासन ऐसे ही चल रहा था, लेकिन 1793 में अब ब्रिटिश का जो शासन चला ये किस प्रकार से चला, लिखित चलने लगा। और न्यायपालिका को काम दिया गया और यहाँ से जो लिखित विधियों द्वारा शासन शुरू किया गया, इस शासन की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई, तो याद रखेंगे इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई न्यायपालिका को। न्यायपालिका से कहा गया अब लिखित जो विधियां हैं इस पर आप नजर रखेंगे, तो ये काम न्यायपालिका को दिया गया। साथ ही साथ इसमें और क्या हुआ,
इसमें 21 अप्रैल, याद रखेंगे 21 अप्रैल 1793 ईस्वी को, 21 अप्रैल 1793 ईस्वी में आईसीएस की स्थापना हो जाती है भारत में। आईसीएस का मतलब होता है इंडियन सिविल सर्विसेज। 21 अप्रैल 1793 में आईसीएस की स्थापना होती है। आईसीएस की फुल फॉर्म होती है इंडियन सिविल सर्विसेज। इसकी शुरुआत और इसके जनक पूछा जाता है कि बताइए भारत में आईसीएस के जनक कौन है, तो आईसीएस के जनक कौन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में इन्हें जनक कहा जाता है, किसका, आईसीएस का कहा जाता है। और साथ ही साथ 1793 में ही एक पुलिस पद का भी सृजन किया गया। पुलिस की भी शुरुआत होती है, किस कब होती है, 1793 में होती है। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे, अब अगला हमारा चार्टर आता है 1813 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या किया गया, 1813 का चार्टर एक्ट था, इसमें भारत में ईसाई मिशनरियों का भी भारत में आगमन हुआ। तो ये क्वेश्चन आता है कि ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन किस चार्टर के तहत हुआ था, याद रखेंगे 1813 चार्टर के तहत इनका भारत में आगमन हो जाता है। और बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी में व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया। सबसे मोस्ट बात यह है कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी अपना व्यापार कर रही थी, एकाधिकार था, उस एकाधिकार को समाप्त किया गया। एकाधिकार का मतलब ये था कि भारत में व्यापार केवल और केवल कौन कर सकता है, केवल और केवल कंपनी कर सकती है। लेकिन इसमें यह कहा गया कि अब भारत में व्यापार कंपनी के अलावा भी किया जा सकता है। ब्रिटेन से कोई भी व्यक्ति आकर भारत में व्यापार कर सकता है, बशर्ते दो चीजें छोड़ करके, कौन, चाय और चीनी के व्यापार को छोड़कर। चाय और चीनी का जो व्यापार है इस पर अधिकार किसका रहेगा, कंपनी का रहेगा। बाकी सब पर किसका रहेगा, बाकी कोई भी ब्रिटेन से आकर व्यापार शुरू कर सकता है। इसके बाद में बात करेंगे 1833 का चार्टर एक्ट क्या था, इसमें कौन कौन सी बातें लिखी गई, तो कंपनी के प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया। 1833 की बात करेंगे, जो कंपनी का प्रशासन था इसको सेंट्रलाइज किया गया, केंद्रीकरण किया गया। और साथ ही साथ अगला काम क्या हुआ, अगला काम ये हुआ कि बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर जनरल, अब इसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, अब वह भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। यदि हम बात करें कि बंगाल का अंतिम व भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, याद रखेंगे विलियम बेंटिक। क्योंकि 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल को हटा दिया जाता है, उसकी जगह भारत का गवर्नर जनरल बनता है। तो इस समय कौन था, इस समय हमारे थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये बंगाल की अंतिम थे और भारत के प्रथम थे। उम्मीद है ये सारी चीजें आपको समझ आ रही होंगी। इसके बाद में बात करेंगे 1829 में सती प्रथा को भी समाप्त किया गया। 1829 वो डेट है जब भारत में सती प्रथा को समाप्त किया जाता है और सती प्रथा को समाप्त किया गया। साथ ही साथ चीनी व चाय का व्यापार भी समाप्त किया गया। 1813 में चीनी चाय को छोड़कर अब किसी भी व्यापार, किसी भी बिजनेस को ब्रिटेन का कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन चाय चीनी पर अधिकार किसका था, तो ये था कंपनी का। लेकिन 1833 चार्टर एक्ट के तहत चीनी और चाय को भी समाप्त किया गया और अंग्रेजों को पहली बार भूमि खरीदने का अधिकार दिया गया। अभी तक अंग्रेज भारत में भूमि यानी कि जमीन नहीं खरीद पा रहे थे और 1833 में अब उन्हें ये भी अधिकार दिया गया कि वो भारत में क्या कर सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, भूमि खरीद सकते हैं। और बात करेंगे लास्ट पॉइंट हमारा है 1835 में भारत में अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा बनाया गया। तो
अंग्रेजी भारत की आधिकारिक भाषा कब बनती है? 1835 में बनती है। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। 1781 में क्या हुआ? 1781 में इसे संशोधनात्मक अधिनियम कहा जाता है। 1773 के अधिनियम में सुधार करने के लिए इसको बनाया गया। साथ ही साथ कलकत्ता सरकार को बिहार और उड़ीसा में कानून बनाने का अधिकार दिया जाता है। वारेन हेस्टिंग्स पर इस पर कुशासन का आरोप 3 लोगों ने लगाया था, एक घसीटी बेगम, नंद कुमार और चैत सिंह, जिसमें नंद कुमार को फांसी हो जाती है 1784 में, और जिससे लोग खफा हो जाते हैं। इसको 1784 ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत इसे क्या किया जाता है? इसे वापस बुलाया जाता है और इसकी जगह किसको भेजा जाता है? अडबंड बर्क को बनाया जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापार प्रशासन